Welcome back everyone on English Zone channel. MPTED Grade 1 English Literature Means Examination से related यूनिट 17 पोएट्री सेक्शन में हम सेलिंग टू बाइजेंटियम की बात करेंगे। आज इस पोएम के बारे में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इसके इम्पोर्टेंट जो एनालिसिस है, इसके थीम, स्ट्रक्चर एंड इसकी समरी से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी होंगे। एंड सेलिंग टू बाइजेंटियम की बात करें तो ये W.B. ईट्स की एक इम्पॉर्टेंट पोएम है, बहुत ही एक स्पिरिचुअल बेस्ड पोएम है जो कि W.B. ईट्स ने लिखा हुआ है। और वो ये पोएम इन्होंने तब लिखी जब ये अपने अंतिम पड़ाव पे थे अपने लाइफ की, या बात कर लो कि बहुत इनकी एज अबव 60 ईयर्स के हो चुके थे तब इन्होंने ये पोएम लिखी है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से इनका अप्रोच क्या होगा ये पोएम लिखने का। और इस पोएम में इन्होंने जो इटर्निटी, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की है वो इनके एज से रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरीके से एक एज होने के बाद हमारा माइंडसेट क्या होता है, हमारा अप्रोच क्या होता है ईश्वर को लेकर के, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के। वो बातें इस पोएम में लाइंस के थ्रू W.B. ईट्स ने की है, जिसका नेम है सेलिंग टू बाइजेंटियम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग related to this poem Sailing to Byzantium by W.B. ईट्स। सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो W.B. ईट्स के इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। विलियम बटलर ईट्स इज द फुल नेम ऑफ W.B. ईट्स। 13th June 1865 was the time when he was born and 28 January 1939 was the year when he was died। तो ये टाइम ड्यूरेशन है पूरा इनका 1865 से लेकर के 1939 का। ही वॉज एन आयरिश पोएट, ड्रामेटिस्ट, राइटर एंड पॉलिटिशियन। और एक अगर बात करते हैं तो ये वन ऑफ द फोरमोस्ट फिगर ऑफ द 20th सेंचुरी लिटरेचर इन इंग्लिश। इंग्लिश में 20th सेंचुरी जो एरा था, टाइम था इंग्लिश लिटरेचर में, उसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट हैं W.B. ईट्स। एंड इम्पॉर्टेंट ठीक है, कहाँ के वो पोएट थे? आयरिश पोएट है। 1865 से लेकर के 1939 का टाइम ड्यूरेशन ये W.B. ईट्स का है। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ W.B. ईट्स? दैट इज विलियम बटलर ईट्स। नेक्स्ट नंबर है सेलिंग टू बाइजेंटियम के बारे में अगर बोलते हैं हम। दिस इज अ पोएम बाय W.B. ईट्स, फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर 1928। कब पब्लिश हुई है? सबसे पहले 1928 में हुई है। कलेक्शन ऑफ पोएम्स द टावर। द टावर क्या था? एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है जिसमें पोएम्स, काफी ढेर सारी पोएम्स का एक ग्रुप था ये, जिसमें इंक्लूडेड थे इस कलेक्शन ऑफ पोएम्स में, इसको बोलते हैं। तो द टावर, अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाएगा इन विच कलेक्शन ऑफ पोएम्स दिस पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम वाज पब्लिश, तो आप वहां पे द टावर को करेक्टली टिक करोगे। एंड विच ईयर इट वाज फर्स्ट पब्लिश? इट वाज पब्लिश इन द ईयर 1928। इसी ईयर में लिखा था और इसी में पब्लिश करा है। तो देखिए इनके जो एज था 1928 में लिखा है इन्होंने और 1939 में इनकी डेथ हुई थी। तो बहुत कम टाइम ड्यूरेशन था जब अपने लाइफ के एकदम लास्ट पड़ाव पे थे, लास्ट फेज ऑफ लाइफ था W.B. ईट्स का। तो ये पोएम इन्होंने कंप्लीट करी है, लिखी है और पब्लिश करी है। आगे चलिए बात करते हैं। थ्रू द यूज ऑफ वेरियस पोएटिक टेक्निक्स, ईट्स सेलिंग टू बाइजेंटियम describes the metaphorical journey of a man pursuing his own vision of eternal life as well as his conception of paradise। ये क्या है? डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करके, जैसे एक सिंबॉलिक वे में पोएम्स लिखी हैं, यहाँ पे सिंबॉलिक मीनिंग यूज करा है, मेटाफर का यूज करा हुआ है, उसके साथ पर्सोनिफिकेशन का यूज करा हुआ है, एलिट्रेशन का। ये मतलब आप टेक्निक्स की बात हो रही है कि पोएम किस तरीके से लिखी गई है। तो डिफरेंट तरीके के टेक्निक्स को यूज करते हुए, जो पोएटिक टेक्निक्स होती हैं उनको यूज करते हुए सेलिंग टू बाइजेंटियम जो डिस्क्राइब करता है, क्या कर रहा है? एक मेटाफोरिकल जर्नी को डिस्क्राइब कर रहा है एक इंसान की, जो कि अपने विजन को कर रहा है, परस्यू कर रहा है। कहाँ के लिए अपना विजन परस्यू कर रहा है? इटर्नल लाइफ को पाने के लिए, एज वेल हैज इस कॉन्सेप्शन ऑफ पैराडाइज। पैराडाइज के लिए उसका जो कॉन्सेप्शन है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको जो सोचता है उसके बारे में, वो उसकी मेटाफोरिकल जर्नी को दिखा रहा है इस पोएम में सेलिंग टू बाइजेंटियम में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसकी समरी में, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सी जर्नी के बारे में बात हो रही है, कहाँ ये जाना चाह रहा है। क्योंकि सेलिंग टू बाइजेंटियम इसका टाइटल नेम भी दिया गया है, तो कहीं ना कहीं की यात्रा पे तो है, लेकिन ये यात्रा किस वे में है, कैसे, इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है और रियल मीनिंग क्या है, ये सब कुछ आपको इसमें से समरी में पता चलेगा। समरी में क्या है? सेलिंग टू बाइजेंटियम टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैन हु इज ट्रेवलिंग टू अ
न्यू कंट्री कहाँ है? बाइजेंटियम, क्योंकि जहां पे वो रह रहा होता है, अभी आपको समझ में आएगा। बाइजेंटियम वॉज एन एंशियंट ग्रीक कॉलोनी लेटर नेम्ड एट कॉन्स्टेंटिनोपल। ये बाइजेंटियम इसका प्राचीन नाम था, एंशियंट नेम था, कॉन्स्टेंटिनोपल इज द न्यू नेम। और ये है विच इज सिचुएटेड वेयर इन इस्तांबुल टर्की नाउ स्टैंड, मतलब कहाँ पे है? इस्तांबुल, टर्की के इस्तांबुल में ये शहर लोकेटेड है, ये जगह लोकेटेड है, जो इसको कॉन्स्टेंटिनोपल हम नेम से जानते हैं। और बाइजेंटियम इसका ग्रीक नेम है, एंशियंट ग्रीक नेम है। तो देखिए एंशियंट एक पुराने और नए के बीच की बात हो रही है, न्यू एंड ओल्ड के बीच की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस दोनों टाइटल से बाइजेंटियम, उसके टाइटल के नेम से ही, जहाँ पे जिस जगह पे वो जा रहा है उसके नाम से ही ये बता रहा है कि क्या सिंबॉलिक मीनिंग इसका प्रेजेंट कर रहा है। बाइजेंटियम किसको प्रेजेंट कर रहा है? ओल्ड को प्रेजेंट कर रहा है, एंशियंट को प्रेजेंट कर रहा है। जबकि कॉन्स्टेंटिनोपल जो प्रेजेंट क्या कर रहा है? वो न्यू को प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो एक मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आगे है, while the speaker does take an actual journey to Byzantium, the reader can interpret this journey as a metaphorical one, perhaps representing the journey of an artist. In the poem, speaker feels the country in which he resides is no place for old. ये देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ पे जो स्पीकर है, जो इस लाइन यहाँ पे इस पोयम में जो जिसकी जर्नी के बारे में बताया गया है, वो क्या कहता है कि अब ये जर्नी जो है, ये जगह जो है जहाँ पे मैं अभी तक रह रहा हूँ, जहाँ पे अब मैं क्या हो चुका हूँ, क्योंकि मेरी एज हो चुकी है, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, तो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ मेरे लिए कोई जगह नहीं है। तो मुझे कहाँ चले जाना चाहिए? बाइजेंटियम चले जाना चाहिए, कॉन्स्टेंटिनोपल चले जाना चाहिए, जो कि एक एंशियंट ग्रीक प्लेस है, एक आर्ट कल्चर का जगह है, और जहाँ पे वैल्यू होती है, चाहे वो ओल्ड हो चाहे न्यू हो, आर्ट की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे यही वो कह रहा है कि अब जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, नो प्लेस फॉर दी ओल्ड, मतलब क्या है? ओल्ड मतलब है ओल्ड फैशन, या पुराने, या जो बेकार हो चुके हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है। इट इज ओनली वेलकमिंग टू दी यंग एंड प्रॉमिसिंग। अब क्या है, चाहे ये आप बात कर लो कि एक कैरेक्टर के थ्रू, एक स्पीकर के थ्रू पोएट अपनी खुद की बात कह रहा है कि मैं अब एज हो चुकी है, मैं अपने लाइफ के लास्ट फेज में हूँ। तो जहाँ पे है कि जो मैं इस रीम में हूँ, मतलब ये जो क्षेत्र है, इस सीमा में जो हूँ, मतलब क्या कि लिटरेचर की दुनिया में जो मैं हूँ, तो वहाँ पे भी मेरा अब कोई काम नहीं है। अब क्या, अब नए नए लोग आके नई नई चीजें कर रहे हैं, और किसकी जगह है? इट इज ओनली वेलकमिंग टू द यंग एंड प्रॉमिसिंग। जो लोग प्रॉमिसिंग है और साथ ही साथ क्या है? यंग है। ओल्ड एंड प्रॉमिसिंग had no place here, but young and promising people have they are welcoming by the people, by the place where I am residing till now, जहाँ मैं अभी तक रह रहा हूँ, वहाँ पे नए और प्रॉमिसिंग लोगों का, होनहार लोगों का वेलकम किया जा रहा है। एंड स्पीकर दस डिसाइड्स टू ट्रेवल टू बाइजेंटियम। तो यहाँ पे क्या करता है स्पीकर, क्या कहता है? अब डिसाइड करता है कि मैं अब बाइजेंटियम के लिए जाऊं, और वहाँ पे मतलब ओवरऑल जो समरी है इसकी, ये ओल्ड और न्यू के बीच का एक कॉन्ट्राडिक्शन है, और कहीं ना कहीं पोएट खुद अपनी जर्नी को, जो अभी तक वो जी आया है, जो अभी तक वो कंप्लीट कराया है, एक तरीके से वो अपनी यात्रा पे है लिटरेचर की दुनिया में, जिंदगी जी रहा है अपनी, और अब वो ओल्ड हो चुका है, तो अब उसके लिए यहाँ पे भी कोई जगह नहीं है। आगे अगर इस पोएम की बात करते हैं, स्ट्रक्चर क्या है पोएम का, किस वे में ये पोएम लिखी गई है। इट कंप्राइजेज 4 स्टैंजाज इन ओटावा राइमा। ठीक है, ओटावा राइमा मतलब 8 मेड अप ऑफ 8 लाइन्स ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर। 4 लाइन्स के इंपॉर्टेंट है, 4 स्टैंजाज में ये डिवाइडेड है, स्टैंजाज हैं इस पोएम में, ईच ऑफ 8 लाइन्स। ठीक है, ईच ऑफ 8 लाइन्स, और किस में है? आयम्बिक पेंटामीटर, मतलब अनस्ट्रेस और स्ट्रेस के फॉर्म में है। आयम्बिक पेंटामीटर 10 सिलेबल्स है ईच लाइन्स में, अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस, ऐसा ही इसका सीक्वेंस है। एंड लास्ट 2 लाइन्स ऑफ एवरी, तो इसके जो है लाइनिंग 8 लाइन के, क्योंकि ओटावा राइमा में लिखा है, तो ओटावा राइमा का राइमिंग स्कीम क्या होता है? राइम स्कीम की बात करते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। ए बी ए बी ए बी एंड सी सी। देखिए क्या बोला है, लास्ट 2 लाइन्स ऑफ एवरी स्टेंजा एंड अप विथ राइमिंग वर्ड्स। जो लास्ट की जो लाइन्स के, जो स्टेंजास के लास्ट 2 लाइन्स है, वो राइमिंग वर्ड्स के साथ में एंड हो रहा है। तो यहाँ पे ओटावा राइमा का जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? ए बी
ए बी सी सी, मतलब 6 लाइन्स जो होती हैं वो ए बी के सीक्वेंस में होती हैं। फर्स्ट लाइन जो होती है वो थर्ड लाइन से, सेकंड लाइन फोर्थ लाइन से ऐसे कर रही है, और उसके बाद लास्ट की जो 2 लाइन्स होती हैं वो कपलेट होती हैं, वो राइमिंग होती हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ओटावा रायमा का ये फॉर्म होता है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी सी। नेक्स्ट है यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस की बात करते हैं। The title of the poem, Sailing to Byzantium, is a reference to the metaphorical journey of an old man towards the center of classicism. Byzantium is metonymy की बात करते हैं। क्लासिकल डिवाइसेस कौन कौन से इसमें लिटरेचर के जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, या आप कह लो फिगर ऑफ स्पीच क्या क्या यूज करे गए हैं। तो मेटोनिमी की बात कर रही है। जो क्लास बाइजेंटियम है, ये क्या है, आर्ट ऑफ एंशिएंट बाइजेंटियम यूज करा गया है, मतलब मेटोनमी के फॉर्म में यूज करा गया है। देयर इज एन एलिट्रेशन इन द फेज, जो आपका फ्रेज है उसमें एलिट्रेशन का यूज है, फिश, फ्लैश और फाउल जो स्टार्टिंग का है आपका। सेकंड स्टेंजा में जो है एपिग्राम से आपका ये वो करता है, स्टार्टिंग होती है इस पोएम की। जो सेकंड स्टैंजा है पोएम की वो एपिग्राफ से स्टार्ट होती है। इसी के साथ ही साथ ओनोमोटोपेया स्टैंजा का भी यूज किया गया है इसमें। तो पोएट यूजेस मेटाफर, क्योंकि ये मेटाफरिकल जर्नी के बारे में बता रहा है। सिंगिंग मास्टर ऑफ माय सोल एंड आर्टिफिशियल ऑफ एटर्निटी, ये मेटाफर्स का यूज करा गया है इस पोएम में बाय द पोएट W.B. Yeats। इसके साथ ही साथ थीम्स की अगर बात करते हैं तो अभी आपको थीम पता चल जाएगा। Yeats presents several themes in the poem. First of all, Sailing to Byzantium presents the theme of spirituality. सबसे पहले बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, इस पोएम में बात की गई है, तो सबसे पहले थीम ये होगी। इसके साथ साथ जो अदर थीम्स हैं, ओल्ड एज वर्सेस यूथ, कल्चर, आर्ट एंड इटर्निटी आर द इम्पोर्टेंट थीम्स ऑफ दिस पोएम द सेलिंग टू बाइजेंटियम। तो सेलिंग टू बाइजेंटियम के थीम की बात करते हैं, ओल्ड एज, न्यू या यूथ के बारे में, कल्चर, आर्ट और एटर्निटी के बारे में बात की गई है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की गई है इस पोएम में। नेक्स्ट है, चलिए क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इन ईट्स पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम, बाइजेंटियम रेफर्स टू हिमालय, एथेंस, कॉन्स्टेंटिनोपल या जेरूसलम। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा, यहाँ पे हम कॉन्स्टेंटिनोपल को बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इज Sailing to Byzantium is a good example of high modernism because it is embrace the rhythms and diction of common man's speech, या was written at the very beginning of the 20th century, या है attempt to create a modernist high culture, do not employ rhyme। तो ये क्या है, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये हमारा ऑप्शन सी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी, अटेम्प्ट टू क्रिएट अ मॉडर्निस्ट हाई कल्चर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन था, तो सी करेक्ट होगा। नंबर 3 को देखते हैं। W.B. Yeats used to phrase the artifice of eternity is in the poem, in his poem। किस पोएम में ये एक मेटाफर है, मेटाफरिकल आपका ये लिटरेरी डिवाइस है, तो ये किस पोएम में यूज हुआ है, अभी हमने पढ़ा था, तो सेलिंग टू बाइजेंटियम में ये यूज हुआ है। तो ऑप्शन हमारा जो क्या है, ऑप्शन हम ए को करेक्ट करेंगे, सेलिंग टू बाइजेंटियम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, नेम द 9th century Byzantium emperor referred to in the poem Sailing to Byzantium। एम्परर पोएम किसका रेफरेंस मिल रहा है इस पोएम में, सेलिंग टू बाइजेंटियम में? थियोडोर, थायरसिस, थियोफिलस या है थ्रेस्कोटिक। ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, थियोफिलस, थियोफिलस इज द आंसर, ऑप्शन सी। इस रोमन एम्परर का रेफरेंस है इस पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम में। नंबर 5 भी है, वेयर इज बाइजेंटियम लोकेटेड, बाइजेंटियम कहाँ पे है लोकेटेड? तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, सी इज द आंसर, टर्की, इस्तांबुल, ठीक है, इस्तांबुल में, टर्की में लोकेटेड है, टर्की कंट्री में, इस्तांबुल सिटी में। अगला नंबर 6 क्वेश्चन है, द फोर्थ स्टैंजा ऑफ सेलिंग टू बाइजेंटियम अनरोल्स द स्पेक्टेकल ऑफ रोमन एम्पायर, द गार्डन ऑफ ईडन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, थियोफिलस एंशिएंट रोमन एम्परर की बात हो रही थी, एंड दैट्स व्हाई फोर्थ स्टैंजा में दो स्पेक्टेकल ऑफ एम्परर ऑफ एंशिएंट ग्रीस के बारे में यहाँ पे सेलिंग टू बाइजेंटियम में बोला गया है। अगला क्वेश्चन है नंबर 7, हाउ मेनी स्टैंजाज आर इन द पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम। कितने स्टैंजाज हैं सेलिंग टू बाइजेंटियम पोएम में? 4, 5, 6 या है 7। तो ये है स्टैंजाज, ऑप्शन ए 4 स्टैंजाज में ये पोएम डिवाइड है। नेक्स्ट है,
W.B. Yeats was an American writer, Irish writer, Greek writer या Canadian writer, तो आप सभी जानते हो W.B. Yeats Irish British writer थे, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नंबर 9 है, हाउ मेनी लाइन्स आर इन ईच स्टैंजाज ऑफ द पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम। ये पोएम किस में लिखी है? ओटावा राइमा में लिखी गई है, इसलिए इसमें कितने लाइन्स होंगी? 8 लाइन्स होंगी। तो ईच स्टैंजा में कितनी लाइन्स का डिस्क्रिप्शन है, कितनी लाइन्स में पर स्टैंजा डिवाइडेड है? दैट इज इन 8 लाइन्स, ऑप्शन बी। 9 के बाद 10 है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम? ए बी ए बी सी सी ई ई या ए बी ए बी ए बी 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 ए बी ए बी ए बी सी सी या नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ओटावा राइमा का जो आपका सीक्वेंस होता है, राइमिंग सीक्वेंस होगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ लाइन जो होगी आपकी वो राइम करेगी एक दूसरे से। सिक्स के बाद सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स लाइन्स राइम करती हैं, लास्ट में कपलेट होता है, लास्ट में 2 लाइन्स जो होती हैं वो एक दूसरे से राइम करती हैं, एंड दैट इज दी ओटावा राइमा या जो सेलिंग टू बाइजेंटियम में ये पोएम लिखी गई है उसका जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी सी का है। नेक्स्ट नंबर 11 क्वेश्चन, द सेलिंग टू पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम इज कंपोज्ड इन। ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, ब्लैंक वर्ड्स में, ओटावा राइमा में, नन ऑफ दीज। हमने बात की ऑलरेडी, ये डिस्कस करा है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आप सभी के सामने है, ओटावा राइमा में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सेलिंग टू बाइजेंटियम वाज पब्लिश्ड इन, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था, तो आपको बताना है कि ये कब पब्लिश हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1918, 1923, 25 या 1928? तो ऑप्शन डी है, 1928 was the year when this poem was published, Sailing to Byzantium by W.B. Yeats. Number 13, in the third stanza of the poem Sailing to Byzantium, the poet presents the vision of heaven, hell, damsel या garden। तो ये क्या प्रेजेंट करता है? हेवन का जो है, स्पिरिचुअलिटी का है, उसके बारे में सेलिंग टू बाइजेंटियम में पोएट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है, विजन ऑफ हेवन। नेक्स्ट नंबर, पैराडाइज, हेवन, ये बात हुई है तो वो वहां पे इसके बारे में ही बात कर रहा है। Number 14, its sailing to Byzantium is about Irish culture, the art and culture of Byzantium in general, Irish revolutionaries या generating the art and culture that existed in Byzantium। तो ये है ऑप्शन डी, regenerating the art and culture that existed in Byzantium। ऑप्शन डी इज द आंसर। जो सेलिंग टू बाइजेंटियम पोएम है, इट्स किसके बारे में इसमें बात की है? रीजनरेशन के बारे में की है। कहाँ पे? बाइजेंटियम सिटी में, क्योंकि वहां पे फिर से एक जो है, जो एक प्रॉमिसिंग ओल्ड पर्सन है, वहां पे जा करके उसको रिविजिट कर रहा है और रीजनरेट कर रहा है वहां के आर्ट एंड कल्चर को, क्योंकि वहां पे वो फ्रीली इन सब चीजों को एंजॉय कर सकता है। उसकी भी चीजों की वैल्यू होगी, जो वो करेगा काम उसकी वैल्यू होगी जहां पे वो जा रहा है, एंशिएंट ग्रीक सिटी बाइजेंटियम में। 15 क्वेश्चन वी हैव, W.B. Yeats is the co-founder of theatre। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके लिटरेरी करियर से रिलेटेड है। एबे, फोकस, गेटी या आपका है डैमर? तो ऑप्शन ए इज द आंसर, एबे, एबे थिएटर। ठीक है, यहाँ पे हम ABBEY एबे थिएटर को डैश में यहाँ फिल करेंगे। 16 वी हैव द क्वेश्चन, विच थिएटर इज ऑल्सो नोन एज द नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड। क्योंकि देखिए, एक तरीके से आयरिश जो कल्चर था उसको अपने लिटरेचर में जो अडॉप्ट करा है या जिसको रिवाइव करा है एक तरीके से, वो थे W.B. Yeats। तो आयरिश कल्चर को अपने लिटरेचर में रिवाइव करने का जो एक तरीके से आप कह लो वो क्रेडिट किसे जाता है, दैट गोज टू W.B. Yeats। तो यहाँ पे इन्होंने आयरिश कल्चर, आयरिश जो लिटरेचर है उसके लिए बहुत काम किया, उसके आर्ट के लिए बहुत काम किया, और वहां पे इन्होंने थिएटर ओपन करा जो नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड के नेम से जाना जाता है। आपको बताना है वो कौन सा थिएटर था। ड्रमर थिएटर, ओला मैक्सिमा थिएटर, सिविक थिएटर, एबे थिएटर। तो उन्होंने क्या को फाउंडर थे एबे थिएटर के, तो इसी को नेशनल थिएटर ऑफ आयरलैंड बोला जाता है, ऑप्शन डी। 17 W.B. Yeats was awarded the Nobel Prize in Literature in the year। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं। तो ये 1921, 23, 25 या 26 है, ऑप्शन बी। जॉन गॉल्स वर्दी को किस ईयर मिला था? 1932 में। इसका रिवर्स है, 23 का रिवर्स 32। तो जॉन गॉल्स वर्दी was awarded with Nobel Prize, that was in the year 1932। and W.B. Yeats, इन दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में दोनों को दे सकते हैं आपके ऑप्शंस में से।
तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होगा। 23 का टाइम था जब नोबेल प्राइज मिला है WB ईट्स को, और 32 का टाइम था 1932 का जब मिला है जॉन गाल्सवर्दी को। Number 18, when was WB Yeats born? 1865, 1866, 1868 या 71? तो वो ऑप्शन है 1865। Number 19, The Tower, 1928 is a book of a poem by WB Yeats, वॉल्ट विटमैन, फिलिप लॉकिन या रूपर्ट ब्रूक। तो वो क्या है? WB Yeats का ये कलेक्शन ऑफ बुक ऑफ पोएम्स, मतलब या तो कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ऐसा भी आ सकता है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स ऐसे भी पूछ सकता है, या बुक ऑफ पोएम्स पूछ सकेगा। द टावर जो कि 1928 में पब्लिश हुआ है कलेक्शन ऑफ पोएम्स के साथ में, या बुक ऑफ पोएम्स के नेम से, मतलब बुक ऑफ पोएम्स उसमें है, दैट इज कॉल्ड अ बुक ऑफ पोएम्स। इसमें इंक्लूडेड है WB Yeats के पोएम, और सेलिंग टू बाइजेंटियम इज वन ऑफ देम। तो ये किसकी बुक है, वर्क है? द टावर जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, दैट इज ऑफ WB Yeats। 20 भी है, WB Yeats डाइड इन, किस ईयर में इनकी डेथ हुई थी? 1937, 1939, 1940 या 1941? तो ईयर आंसर है 1939, ऑप्शन बी इज द आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आज हमने यहाँ पे डिस्कस करा यूनिट 17 से। ये लास्ट हमारी पोएम थी यूनिट 17 की। अब यूनिट 16 हम पिक करेंगे, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के इम्पोर्टेंट एरा के राइटर्स, उनके वर्क्स के बारे में बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी वहाँ पे, जो कि आपके अदर एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर एमपीटेट ग्रेड 1, बट आप स्टेट लेवल या अदर सेंट्रल लेवल एग्जाम्स के लिए जाते हो तो इम्पॉर्टेंट राइटर्स एंड वर्क्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट एराज या डिफरेंट एराज ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट आपका कंटेंट है जो कि सिलेबस में पूछा जाता है। देन we will see you in next class on this channel English Zone, and thank you for watching this.